दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोगों का जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो गया है और ये प्रैक्टिकल पार्ट चालू हो गया है। ये सेक्शन भी है केस स्टडी। ये जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, राकेश जिला स्तर पर एक जिम्मेदार अधिकारी है जिस पर उसके उच्च अधिकारी भरोसा करते हैं और उसकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभार्थी की पहचान करने का दायित्व सौंपा है। तो लाभार्थी होने की कुछ कसौटियाँ भी दी गई हैं। जैसे पहला, उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, वह किसी आरक्षित समुदाय से हो और किसी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो। इलाज के बाद लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर होने की प्रबल संभावना हो। तो दोस्तों देखिए, अब जो है ये क्वेश्चन में कुछ कुछ जो कसौटियाँ दी गई हैं, कुछ कुछ जो है वो नियम दिए गए हैं, उनमें से कुछ कुछ ऐसे रिलेटेड हैं जिनको आप थ्योरेटिकल पार्ट में सॉल्व करके आए हैं। जैसे वह किसी आरक्षित समुदाय से संबंधित हो, तो क्षतिपूर्वक भेदभाव मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि उनके आधार पर ये किया जाता है। परिवार की इनकम हो गई। इलाज के बाद लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर होने की प्रबल संभावना हो, तो उसके हित में हो। और आइए देखते हैं इसका आगे क्या लिखा हुआ है कि एक दिन जब एक वृद्ध दंपति राकेश कार्यालय में योजना के लाभ के लिए आवेदन पत्र लेकर आता है और वे उसके ज़िले के एक गांव में ही जन्म से रहते आए हैं। वृद्ध व्यक्ति की बड़ी आंत में एक ऐसे विरले विकार का पता लगा है जिससे उनमें रुकावट पैदा होती है। परिणाम स्वरूप उसे पेट में बार बार पीड़ा होती है जिससे उसको कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकता है और वृद्ध दंपति की देखरेख करने के लिए कोई संतान भी नहीं है। एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक जिससे वो मिले हैं बिना फीस में उनकी शल्य चिकित्सा करने को भी तैयार है। फिर भी उस वृद्ध दंपति को आकस्मिक व्यय जैसे दवाइयाँ हो गई, अस्पताल का खर्चा हो गया और अन्य जो खर्चे हो जाते हैं उनको लगभग मिला के 1 लाख रुपए उनका पड़ जाएगा और वे उस दंपति को ही वह करना पड़ेगा। और दंपति जो है उस योजना का पात्र नहीं है। सारी योजनाओं के पात्र तो पूरा कर रहा है, लेकिन मानक बा वाला पात्र जो है कि वो किसी आरक्षित समुदाय से नहीं है, वो उस कसौटी को पूरा नहीं करता है। फिर भी किसी प्रकार की वित्तीय सहायता निश्चित तौर पे उसकी जीवन गुणवत्ता में काफ़ी अंतर पैदा कर सकती है, जैसा कि उस लास्ट वाले पार्ट में बताया गया है। तो राकेश की इस परिस्थिति में क्या अनुक्रिया होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो है हम आंसर कैसे लिखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जो है लिखने में बहुत सरल है कि कई लोग कह देंगे कि मैं सारी योजनाएं ताक पर रख दूंगा और तुरंत जो है उसे मदद दे दूंगा। लेकिन अगर आप एक सिविल सेवक हैं तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपके ऊपर विभाग की कार्यवाही हो जाएगी और आदमी ये भी बोल सकते हैं कि मैं कार्यवाही झेल लूँगा, क्योंकि अभी हम लोगों के पास वो चीज़ें हैं नहीं। इसलिए सोचने में बहुत अच्छा लगता है और ये कई केस स्टडियों को इसीलिए सॉल्व भी कराया जाता है कि आपको जब ऐसी समस्याएं आपके पास आएँ तो आप उनसे परिचित रहें। तो आइए देखते हैं इसका जो है आंसर कैसे लिखा जाएगा कि प्रस्तुत केस स्टडी में मेरे संयुक्त दुविधा की समस्या है। बहुत दुविधा है कि उसको दें या न दें, लाभ दें या न दें, और लाभ देने के बाद मेरी क्या हाल होगी उसकी समस्या है, जिसमें कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तिगत सहानुभूति के मध्य द्वंद्व भी है। तो इसमें परीक्षा किस स्टेट की किस स्टेट की हमारे किस गुण की परीक्षा है, इसमें देखिए पहले समस्या लिखेंगे और समस्या लिखने के बाद इसमें परीक्षा बताएंगे किन गुणों की परीक्षा है। समस्या है व्यक्ति को अगर योजना का हम लाभ दे देते हैं तो हो सकता है हमारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़ा हो जाए, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि वो व्यक्ति जहाँ का है वहाँ जन्म से रहते आए हैं। हो सकता है हम पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाए। और दूसरा है कि वो व्यक्ति दुसाध बीमारी से ग्रसित भी है, तो हमें दया भी होगी, उससे सहानुभूति भी होगी, करुणा की भावना भी आएगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे और इस केस स्टडी में कितने हितधारक हैं। तो इस केस स्टडी में पहला मैं खुद हो गया राकेश के रूप में, दूसरा डॉक्टर हो गया, तीसरा वृद्ध दंपति हो गया, चौथा ये योजनाएं जिनके लिए चलाई जा रही हैं वो उचित लाभार्थी उचित पात्र धारक जो हो गए वो इस योजना के हितधारक हैं। तो आइए देखते हैं इनके समाधान के लिए विकल्प क्या हैं। इसके समाधान के लिए विकल्प तलाशते हैं कि दंपति को लाभ देने से आप मना भी कर सकते हैं और लाभार्थी को लाभ दिया जाए और योजना का उल्लंघन भी कर दिया जा सकता है और अन्य प्रयासों से भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो दंपति को लाभ देने से अगर मना कर दिया जाए तो क्या होगा कि ये जो योजनाएं चलाई गई हैं कि इनके कोर में यही वैल्यूज़ हैं कि जो है वो उनकी भावना यही है कि लोगों को ठीक किया जाए। और हालांकि आदमी मानक बा का पालन नहीं कर रहा है, बी मानक का पालन नहीं कर रहा है,
तो योजना की भाव का जो है वो पालन नहीं होगा, अंतरात्मा का भी जो आपका सिद्धांत है उसका भी उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर से आपका जो है मन वो नहीं चाहेगा। और अतः आप इस विकल्प का चयन ना करिए, तो जो बहुत अच्छा है। और लाभार्थी को अगर लाभ दिया जाएगा तो योजना का भी उल्लंघन हो जाएगा। तो इस विकल्प से लाभार्थी को लाभ तो मिल जाएगा, परंतु भविष्य में जांच होने के बाद भ्रष्टाचार का आरोप भी आप पे लग जाएगा और आपकी सत्यनिष्ठा पर भी सवाल मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। जैसा कि देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि सत्यनिष्ठा भी आपकी खतरे में है, तो विभागीय कार्यवाही का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें किया क्या जाए? तो इसमें जो किया जाए कि अन्य प्रयासों से लाभार्थी को लाभ पहुँचाया जाए। तो इस विकल्प का चयन लाभार्थी की प्रदाता हेतु उपयुक्त है। तो अन्य प्रयास से होना क्या चाहिए कि देखिए, पहले इसमें लिखिए कि किसी भी योजना का लक्ष्य जो होता है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए होता है। यद्यपि दंपति किसी पिछड़े वर्ग से होने के कारण इस योजना का पात्र नहीं है, परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद है। अतः मेरा प्रयास क्या होगा कि सबसे पहले देखिए उसमें दिया हुआ है कि डॉक्टर जो हैं उन्होंने उनके फ्री इलाज का जिम्मा लिया है, तो डॉक्टर भी उनकी परिस्थिति को जानते भी होंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले मैं डॉक्टर से मिलूँगा। अगर मैं राकेश हूँ तो सबसे पहले मैं डॉक्टर से मिलूँगा और वृद्ध दंपति के आर्थिक पक्षों को पता लगाऊँगा कि वह मदद का पात्र है भी या नहीं। दूसरा, फिर अगर वो मदद का पात्र है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर, एक जिला अधिकारी कोष भी होता है उससे मदद दिलवाने का प्रयास करूँगा। तीसरा क्या है, राज्य और केंद्र प्रायोजित स्कीमें भी होती हैं, जैसे आयुष्मान भारत होती है और वृद्ध व्यक्ति की हो तो राज्य द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। 2000 या 3000 रुपये दिया जाता है या 5000 दिया जाता है, और वो राज्य प्रायोजित स्कीमों का भी लाभ दिलवाने का उनको प्रयास करूँगा। चौथा क्या है, क्राउड सोर्स फंडिंग होती है, जिससे कई लोग होते हैं उनके ज़रिए वित्त जुटाया जाता है। क्राउड सोर्स फंडिंग का इस्तेमाल जो है इकोनॉमी में बहुत किया जाता है, और इकोनॉमी को मतलब लोग अपनी जो है कंपनी को बूस्ट करने के लिए बहुत करते हैं। तो क्राउड सोर्स फंडिंग के ज़रिए लोगों से वित्त जुटाने का प्रयास करूँगा। आउटरीच प्रोग्राम क्या होता है? आउटरीच प्रोग्राम होता है कई लोगों को बैठा के उनसे बातें करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है। तो आउटरीच प्रोग्राम के तहत सिविल सोसाइटी जो हो गई, मतलब कई लोग होते हैं जो ज़िले में दान देना चाहते हैं लेकिन उनको पात्र लोग मिलते नहीं हैं, और NGOs हो गए, उनको जो है मैं आउटरीच प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें बैठा के उनसे मदद मांगूंगा, से फंडिंग जुटाने का प्रयास करूंगा। तो आगे देखिए क्या करना है, मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी इसके लिए कार्य करूंगा। मेरे पास खुद भी अपने स्तर पे पैसे जुटाऊंगा थोड़ा बहुत, सहकर्मियों से और वरिष्ठ अधिकारियों से अपील करूंगा कि इस वृद्ध दंपत्ति की मदद को आगे आएँ। और CSR फंड होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड, कई औद्योगिक कंपनियां जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है वो देती हैं। तो अगर ज़िले में कोई औद्योगिक कंपनी है तो उनसे भी इसे शामिल होने का प्रयास करूँगा। तो अगर इतने स्रोतों से पैसा आएगा तो 1 लाख रुपये मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है कि महात्मा गांधी के अनुसार अपने आप को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा में डुबो दीजिए। अतः स्वयं की प्रसन्नता हेतु इस वृद्ध दंपत्ति को लाभ दिलवाना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये केस स्टडी का आंसर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आप भी ऐसे ही लिखें और मतलब ऐसे ही जो है प्रयास करते रहें। धन्यवाद।